हे गाइस, स्टार गॉड की इस न्यू एक्सपेंशन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था नियमत स्टेशन आर्क, जहां हमने देखा रैनोस की टीम जैसे स्टेशन पर आए उन्हें एक बहुत ही खतरनाक फाइट करनी पड़ी, जहां उन्होंने एक 10 बॉस को भी हरा दिया। उन्हें पता लगा कैसे नियमत स्टेशन में लोग के नाम चुराए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिविशु की टीम और उनका यहाँ आने का मोटिवेशन भी उसे पता लगा, और कैसे एंडोर्सी केसर से फाइट में हार गई, जिसके बदले में उसे अपना रियल नेम उसे देना पड़ा। और कैसे यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है लोबोबिया फैमिली और इस जगह के राजा यानी कि लॉर्ड केसर के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ बैम भी अपनी राइस पोर्ट की ट्रेनिंग पूरी करके आ चुका है और वो भी यहाँ आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं दूसरी तरफ एंडोर्सी भी काफी ज्यादा टाइम से बैम का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो यहाँ पे एक एक करके 10 बॉसेस को हंट कर रही है ताकि वो केसर को चैलेंज कर सके। तो स्टोरी में आगे हम देखते हैं बैम उसके दोस्तों को सोते हुए, जहाँ रैग बहुत तेज तेज खराटे मार रहा था। वहीं पे बैम को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी जो उस मॉन्स्टर ने उसे राइस पॉट ट्रेनिंग के टाइम कहा था कि कैसे तुम सभी सोल को निगल गए। ये चीज बैम को परेशान कर रही थी। इसके अगले दिन जब स्टेशन में पहुंचने वाले थे, हम देखते हैं यूरी हार्ट को, जो बाकी से पूछ रही थी कि रेगुलर्स क्या तुम लोग ठीक से नींद लिए या नहीं, कि आज ही वो दिन है जब तुम लोग नेमंड स्टेशन पे पहुंचोगे। लेकिन यूरी यहाँ नोटिस करती है कि वहाँ पे कुछ लोग कम है, जो चीज वो युवान से ही पूछती है। हम देखते हैं यहाँ पे साची को, बोरो को, मिस्टर स्वॉर्ट्समैन को और कून और बैम को, के अलावा यहाँ पे गाइड और वो स्लीपी हेड भी होती है। यूरी अपने मन में सोच रही थी कि पहले तो बहुत ज्यादा लोगों ने कहा था कि वो जाने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ पर कम लोग आए हैं। कून से बताता है कि 2 लोग हेवनली मिरर को लेके फक को ढूंढने चले गए हैं। वहीं बाकी फार्ट्सो ने कहा कि व्हाइट की क्लोन के साथ स्ट्रेन पर ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ वैगनर और उसके दोस्त, उनके बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा था, जहां हम देखते हैं प्रिंस को वैगनान की तरफ शॉक होते हुए पूछते हुए, क्या तुम वियोल के साथ नहीं जा रहे? वैगनान कहता नहीं, और हम लोग ट्रेन पर ही रहने वाले हैं स्टेशन आने पर, और हम लोग हंट करेंगे कोसैनो को। प्रिंस से साफ कहता है कि उन लोगों ने पहले ही बताया था कि फ्लोर ऑफ हेल पे जा रहे हैं, और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के तुम उसे कैसे पकड़ोगे। लेकिन वैगनान कहता है कि फ्लोर ऑफ डेथ आने में भी टाइम है, और तब तक वो लोग भी ट्रेन पर ही रहेंगे, और मेरे पास प्लान है, बस मुझ पे ट्रस्ट करो। और थोड़ा सैड होकर कहता है कि जब मैं अपने दोस्त होरियांग के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक चीज तो पता लग गई है कि मैं और वेट नहीं कर सकता कैसनो को पकड़ने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास कोई रीजन नहीं है वेट करने का कि उसे फ्लोर ऑफ हेल पे ही पकड़ेंगे। और अगर जो र्यून ने मुझसे कहा है वो सच है, तो इसका मतलब ये है कि हम में से कोई ना कोई एक जरूर मरेगा, और मैं ऐसे रास्ते पे नहीं चलना चाहता, और इसीलिए मैं कैसनो को जल्दी से जल्दी ढूंढूंगा और ट्रेन से उतर जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी को भी मरने नहीं देना चाहता। ये सारी चीजें वैगनान के दिमाग में भी चल रही थी साथ ही साथ। लेकिन वैगनान योन को कहता है कि तुम्हें वियोल के साथ जाना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए फ्लोर ऑफ हेल पे जाने के लिए। तो योन थोड़ा शॉक हो जाते हैं, उसे पूछती है सिर्फ मैं ही? लेकिन वैगनान कहता है कि ठीक इसी मोमेंट से तुम टीम स्वीट एंड सावर को छोड़ती हो, और तुम वियोल के साथ अब क्लाइम करोगी टावर, क्योंकि तुम अब पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी हो और तुम ऐसा करने में कैपेबल भी हो। इससे पहले योन कुछ कह पाती, वैगनान उसे सीधे कहता है कि अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, हमारी मीटिंग खत्म होती है। जिसके बाद वैगनान वियोल के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उन्हें अपना डिसीजन बताता है कि वो स्टेशन पे नहीं उतरेंगे और वो ट्रेन पर ही रुककर कैसनो को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुन उसे कहता है कि वो लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि खुद ही तुम्हें दिखा दें कि वो कहाँ छुपे हैं। लेकिन वैगनान का मानना था कि अगर सिर्फ हम लोग होंगे तो ऐसा जरूर करेंगे, और वैसे भी हाकिन अभी तक काफी ज्यादा भूखा होगा और इसी का फायदा उठा के हम उन्हें अपने जाल में फंसा सकते हैं, और वैसे भी हमें सिर्फ कैसनो को पकड़ना है और किसी तरह वहां से भाग जाना है। लेकिन कुन अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि कैसनो को पकड़ने में भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इनकी करंट फाइटिंग पावर बहुत कम है, एक साथ रहने में ही ज्यादा फायदा है। वैगनान का कहना था कि मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, और वैसे भी काफी टाइम से हम तुम्हारे लिए एक बर्डन बन चुके हैं, और हमने हाकिन के बैटल में भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि अपने रास्ते बदल ले। क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता है कि अगर फ्लोर ऑफ डेथ के बारे में जो चीजें बोली जा रही है वो सच है, तो हम सिर्फ तुम्हारे रास्ते में ही आएंगे और तुम्हारे लिए परेशानियां ही बढ़ाएंगे, क्योंकि हम काफी कमजोर हैं। इसी सेम मोमेंट में बैम को वापस एक पास्ट मेमोरी आती है, जो बात उसने अपने अंदर ये मॉन्स्टर से की थी। लेकिन क्या बातचीत हुई थी ये हमें नहीं बताई जाती, और बैम वैगनान के डिसीजन को मान जाता है और कहता है कि जैसे तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो, लगता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। भी सुन के काफी शॉक हो गया था, लेकिन मैं अपनी बातों कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अच्छा वही रहेगा जो तुम चाहते हो, और मुझे भी होरियांग की काफी चिंता है, क्योंकि हम दोनों ही कुछ चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वैगनान भी चीज को सुन के थोड़ा सा सुकून पाता है और हंसते हुए कहता है तुम्हारे मुंह से बात सुन के मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। और जाते हुए ये भी कहता है कि शायद तुमसे दोबारा मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर तुम स्टेशन से लौट के आओगे, और जाते उनसे आखिरी बात यही कहता है कि चाहे कुछ भी करना केसर का नाम लेकर ही आना।
और र्यून को भी देखते हैं जो वैगनान को जाते हुए देखती। कून उसको जाते हुए देखकर बैम से फिर पूछता है, क्या तुम ये सब चीजों को सही मानते हो बैम? इस पर बैम हामी में सर हिलाता है और ये कहता है फ्लोर ऑफ डेथ इतनी ज्यादा डेंजरस जगह है कि हम सभी को वहाँ नहीं लेके जा सकते। इससे पहले कुछ आगे बात करते, योन दूर से चिल्लाते हुए आती है, वियोल क्या तुम सही में उन्हें जाने दोगे ऐसे? आखिर वो तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे साथी है। बैम कुछ कह पाता, योन उससे पहले कहती है क्या पता अगर उन्हें कुछ हो जाए फिर। लेकिन बैम उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो हम सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, जो भी डिसीजन लेते हैं हम इस टावर पर। यह सुनकर योन काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। इसी बीच यूरी चिल्लाते हुए कहती है कि सभी 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ और कहती है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उन लोगों को रोकने का जो यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल स्टेशन पर पहुंच ही चुकी थी। जब ट्रेन का असिस्टेंट अनाउंसमेंट करता है कि हम लोग स्टेशन गेट पर पहुंच गए हैं, जो अभी के लिए ट्रेन कंडक्टर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा था। वहीं यूरी लोग कहती है हमारे पास सिर्फ कल तक का दिन है, इससे पहले कि ट्रेन यहाँ से निकले तो जाओ और केजर का नाम मेले लेकर आओ। तो बाकी लोग अब गेट खुलने के बाद स्टेशन पर जा रहे थे। यूरी इवान से हंसते पूछती है तो क्या मैं लग रही हूँ एक टेस्ट सुपरवाइजर जैसा, क्या कहना है तुम्हें मेरे बारे में? तब इवान कहता है तुमको ये चीज जरूर ट्राई करनी चाहिए एक बार। उतरते हुए कून मैम से पूछता है तुमने अपना एटीट्यूड ऐसा एकदम से चेंज क्यों कर लिया? इससे पहले तुम ऐसा उन्हें कभी भी नहीं करने देते। अपने सफाई में ये भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे डिसीजन से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता क्या कि लाइफ स्पॉट में ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया। और ऐसी खास चीज को अपने मन में दबा के रखने से टाइम के साथ तुम और भी ज्यादा करवाट बढ़ाते रहोगे, जो तुम्हें अंदर से कचोटती रहेगी। जब हमें पता लगता है कि वहाँ पर हुआ क्या था, तब मैं अपने मन में सोच रहा था कि आखिर उसने सोच को कैसे डिवाइड कर लिया। जहाँ पे उस लाइट को देख पाते हैं जिसके अंदर सारी आत्माएं थी, और क्या ये वो ट्रू पावर नहीं है जो कि गॉड ऑफ द गार्जियन ने बोला था? हम देख पाते उन आत्मा को जो काफी ज्यादा कष्ट में थी और तड़प रही थी। सिर्फ एक ही बात करती बैम से बार बार कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हाकिम को मार दो, हमारा बदला लो, हम उसे नफरत करते, हम भूल नहीं सकते। जो बार बार बैम से कहते कि हमें प्लीज यहाँ से गायब मत होने दो। और इसी बीच बैम को हंसने की आवाज सुनाई देती है जो उसी मॉन्स्टर की थी जो उसके अंदर था, जो उसे कह रहा था क्या तुम समझे तुम्हारी असली पावर क्या है? तुम्हारी असली पावर है किसी भी चीज को निकल जाना, खत्म कर देना। और उसके काफी नजदीक आगे से कहता है तुम किसी की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो और उसे अपना बना सकते हो, और यहाँ से तुम सिर्फ और स्ट्रॉन्ग ही होते जाओगे। और इतने सारे लोग के दुख दर्द पीड़ा तुम्हारे लिए स्नैक से ज्यादा और कुछ नहीं थी। लेकिन इतने बड़े स्केल पे ऐसी पावर को यूं ही एब्जॉर्ब कर जाना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इसका रियल रीजन एक मर्सीलेस भूख है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और उस मॉन्स्टर की बात यहीं तक खत्म नहीं होती। वो बैम को यहाँ तक कहता है कि इस टावर के अंदर जो नियम चलते हैं वो एक तरीके का जंगल राज है, जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के शरीर पे पैर रख के ऊपर चढ़ता है। तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर बिल्कुल परफेक्ट है इस टावर के लिए। वो यहाँ तक कहता है जैसे बाकी लोग इस टावर का एक पार्ट बन जाते हैं, तुम रूल्स को डिस्ट्रॉय कर जाते हो। और क्या तुम्हारे चॉइसेस हमेशा सही होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो थ्रोन पाया उसके लिए काफी सारे लोगों का सेक्रीफाइस लगा। तुम यही नहीं रुके, तुमने बहुत सारी बिलियंस लोगों की आत्माओं को भी अपने अंदर निकल लिया और तुम उससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। लेकिन तुम उससे कर क्या रहे हो? तुम सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करते हो, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम उनसे भी एक तरीके का सेक्रीफाइस ही मांग रहे हो। और अगर सच कहा जाए तो असल में तुम अपने दिल को तसल्ली तो दे सकते हो कि तुमने सभी को सुरक्षित रखा है, लेकिन रियलिटी में तुम सभी लोगों को मरने देते हो जिनको तुम चूज नहीं करते। और जिस जस्टिस का तुम सपना देखते हो वो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक बहुत अजीब सी घटना होती है। हम देखते हैं गॉड ऑफ द गार्जियन को पहली बार काफी ज्यादा कंफ्यूज और शॉक होते हुए, यहाँ पे बैम अब राइट स्पॉट से बाहर आ गया था। अब वो नोटिस करता है कि राइट स्पॉट के इतने पावरफुल मंत्र को भी यूं ही तोड़ दिया बैम ने। मॉन्स्टर की यही बात बैम की दिमाग में बार बार घूम रही थी कि जिस जस्टिस के सपने देखता है लोगों को बचाने के, वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जब प्रेजेंट में ट्रेन के गेट पर बैम ये सारी बातें कून को बता रहा था, अकून कहता है क्या हो सकता है तुम्हारे अंदर की जो पावर है इसका कुछ लेना देना हो इस एब्जॉर्बिंग की स्किल से, क्योंकि तुम दूसरे लोगों की पावर सही में अच्छी एब्जॉर्ब कर लेते हो। और व्हाइट की क्लोन का भी कहना यही था कि कितनी अजीब बात है, तुमने काफी इजीली ऐसा कर लिया। लेकिन बैम थोड़ा उदास हुए कहता है मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि वो पावर क्या है या मैं खुद क्या हूँ। और इसीलिए बैम को अभी दिमाग में आया था कि जो पावर वो तब से ऐसे यूज करा बिना सोचे समझे, सिर्फ उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसके आसपास है। इससे बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। और जैसा कि र्यून ने पहले ही भविष्यवाणी की थी तो उसे वैगनान बाद में वापस मिलने वाला है। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि अपने खुद के आंसर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़े, और वो अपने ट्रू सेल्फ को भी ढूंढना चाहता है। जहाँ ये लोग अब स्टेशन पर उतर चुके थे, जब बैम कह रहा था कि हम फ्लोर ऑफ डेथ पर जाते हैं और मैं किसी तरीके से भी कोई क्लू भी ढूंढ पाता हूँ कि मैं असल में कौन हूँ, तो ये पहला स्टेप होगा मेरे ट्रू सेल्फ को जानने का। जहाँ कून इस चीज को समझ जाता है और से एग्री करते कहता है लेकिन उससे पहले हमें केसर का नाम चुराना है। बैम भी इस चीज को सुनकर थोड़ा सा हंस देता है क्योंकि उसे यूरी की परमिशन चाहिए थी फ्लोर ऑफ हेल पे जाने के लिए।
वही जाते हुए यूरी बैम को सिर्फ इतना कहती है कि एक पीस से वापस आ रहा बैम, अपने आप को ज्यादा पुश मत करना, और सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती कि तुम फ्लोरो डेथ पर जाओ। लेकिन बैम इस बात को सुन के थोड़ा साहस देता है और कहता है लेकिन मैं केजर का नाम जरूर वापस लेकर आऊंगा। और उसके ठीक बाद हम फोकस करते हैं रैन के ऊपर, जो उसी कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, जहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि जो स्टेशन पे रेगुलर आए हैं उनके नाम ये हैं, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो भी रेगुलर के पास टिकट है वो कल से पहले ही ट्रेन पर चढ़ जाए। हम सिमिशु और हात्सु को भी देखते हैं जो इस अनाउंसमेंट को सुन के सोचते हैं क्या बैम और उसकी टीम आ चुकी है यहाँ पर। दूसरे रूम में एंडोट से भी इस अनाउंसमेंट को सुन रही थी। हम देखते हैं सभी के नाम अनाउंसमेंट को, जहाँ सबसे पहले नाम लिया जाता है रैक का, रैक द वेथ रेजर। उसके बाद पॉन्स्कल इरुडो, बोरो, इवा योन फ्रॉम द योन फैमिली, और डी लैंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साची फेकर। यहाँ एक तरफ सारी अनाउंसमेंट चल रही थी, वहीं पे बैम उसके दोस्त सीढ़ी से भागते हुए स्टेशन पर आ रहे थे, जिसका स्वागत करने के लिए वहाँ बहुत सारे नो नेम रेगुलर पहले से खड़े थे ताकि वो इनका नाम चुरा सके। सबसे एंड में अनाउंसमेंट होती है कून की, जो कि था कून फैमिली से, और एंड में ज्यूवल ग्रेस। और ये अनाउंसमेंट सुन के केसा भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है कि ज्यूवल ग्रेस भी यहाँ आया है। और हम देखते हैं दो लोगों को बैठे हुए केसर के साथ, जो कह रहे थे कि ज्यूवल ग्रेस तो वही है जो कि फक का स्लेयर कैंडिडेट था और गायब हो गया था वर्कशॉप बैटल के बाद। इनमें से दूसरी प्रिंसेस कहती है कि इनके साथ साची फेकर भी आया है, जो डी रैंक में तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। इसके अलावा 2 10 फैमिली के मेंबर्स भी आए हैं। इस बार एक हेल ऑफ अ टीम आई है यहाँ पर टक्कर देने के लिए केसर को। जब हम पहली बार फेस देख पाते हैं इन दोनों का, तो कह रहे थे कि इस बार चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बैम और कून अब स्टेशन पर उतर चुके थे, जिनके सामने वही भालू की आर्मी थी जिन्होंने रैन का स्वागत किया था। जहाँ कून उनको देख के पूछता है क्या ये हमारा कुछ खास स्वागत करने वाले हैं। जब बैम कहता लगता तो ऐसा ही है। वही बैम ये भी कहता है क्या तुमने मेरा नाम सुना, इन्होंने भी क्या कहा, जिसमें कून कहता है हाँ, इन्होंने तुम्हें ज्यूवल ग्रेस कहा, जो कि बहुत अजीब बात है क्योंकि वर्कशॉप बैटल के बाद ये नाम डिलीट हो गया था। बैम को भी यही लग रहा था क्योंकि वो अपने बॉल के अंदर 25th बैम के नाम से रजिस्टर्ड है। उनके पीछे से अब साची फेकर आगे निकल के आता है और कहता है कि जरूर कोई यहाँ पे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को जानता होगा। उन्हें ये भी बताता है कि स्टेशन को रेगुलर मैनेज करते हैं, ना कि कोई सुपरवाइजर, और अगर वो लोग ये जानते हैं तो ये बताने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात कून के लिए और भी ज्यादा शॉकिंग थी कि कोई यहाँ पे जानता है कि वियोल कौन है। इसमें साची कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली यही इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो जो नाम रिसीव करते हैं पॉकेट से वो उसी को रीड कर सकते हैं। ये बात सामने वाले भालू भी सुन रहे थे और अपने में बड़बड़ा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो टॉप सीक्रेट है, इन्हें कैसे पता लग गया। हमें भी ये बात यह काफी समय रहने के बाद पता लगी थी। जहाँ रून और ईवा को ये सारे भालू बहुत ज्यादा क्यूट लगे थे, बिल्कुल टेडी बियर की तरह। वही साची से कहता है कि क्योंकि हमारी अनाउंसमेंट हो चुकी है तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि और भी लोगों का अटेंशन हमारे तक पहुंचे। जहाँ वो अपने स्पेल का यूज करके सभी भालुओं को बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ रेविटेर अभी रैन को जगाने में लगी थी, तो उसे झकोरते हुए कह रही थी तुम इस समय पे कैसे सो सकते हो जब ट्रेन यहाँ पर आई है, और वियोल भी, और हमें अपना प्लान जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए इससे निकलने का। ये सुनकर रैन भी अब उठ चुका था और कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। अपने मन में सोचता है क्या लोग सही में इतने बकवास प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे मरे हुए लोगों को, जहाँ एक स्टूडियो के अंदर जो कि नो नेम एरिया में था, वहाँ पे एनेक्साद किसी के ऊपर अपनी खुद को उसकी गर्दन पे लगा के उसे धमका रही थी। और उसने ही उसे कहा था कि अनाउंसमेंट पे क्या नाम रखने हैं। जहाँ हम देखते हो रेगुलर काफी डरा हुआ था, लेकिन एनेक उसकी तारीफ करती है कि इतने सेंचुरीज तक तुमने एक काम किया है कि तुम्हारी जान खतरे में होने के बाद भी तुमने बिना डरे और आवाज में पता लगे ही अनाउंसमेंट बहुत अच्छे से कर दी। जहाँ हम नोटिस करते हैं स्क्रीन पे नाम लिखा होता है 25th बाम, और ये उससे वही पूछा था कि जब इसका नाम कुछ और है तो तुमने इसका नाम क्यों बदलवाया। जहाँ एनेक हंसते हुए कहती है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमेशा से उसके 2 नाम थे। और हम देखते हैं एनेक को जो से धमका रही थी कि जो भी तुम्हारे गले में अगर छेद नहीं चाहते हो तो सिर्फ वही कहना तो मैंने तुम्हें कहा था अभी से। और उसके बाद अनाउंसमेंट होती है जो कि एनेक ने कहा था कि ज्यूवल ग्रेस जो कि फक का स्लेयर कैंडिडेट है वो आ चुका है स्टेशन पर सभी को फ्री करने के लिए यहाँ के राजा और लॉर्ड केजर से। और एनेक आगे बोलती है कि जितने भी नो नेम लोग हैं जो अपना नाम वापस चाहते हैं वो सभी दरवाजे खोलकर बाहर आ जाएं और ज्यूवल ग्रेस की इस क्रांति के अंदर उसका साथ दे। वहीं दूसरी तरफ कून सबको चिल्लाते हुए कह रहा था कि हम लोग को ध्यान रखना है कि हम रोड को डिस्ट्रॉय न कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसको पास नहीं कर पाएंगे। जहाँ सभी लोग फाइट करने में लगे थे, जहाँ साथ ही सबसे ज्यादा एक्शन में था, जिसने अपने स्पेल से उन सभी लोगों को पकड़ लिया था और उन्हें हवा में कह के ये यूज कर रहा था कि एक ही शॉट में उन सभी को खत्म कर सकता है। तो ये अपना रैक पीछे से एलिगेटर स्पीयर का यूज करता है जो कि काफी बैडेस लग रहा था लेकिन फनी भी। और रैक के इस अटैक के बाद हम देखते एक छोटा सा रास्ता क्लियर हो गया था। जब सभी लोग खुश दिख रहे थे कि उन्होंने आगाह करते हुए कहती है तुम लोग कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो और तुम लोग अपने अटेंशन सभी का अपनी तरफ भी ला रहे हो।
ये स्टेशन उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है जितना तुम जानते हो। और कून भी सरप्राइजिंगली उससे एग्री कर जाता है और कहता है जो मैंने रिसर्च यहाँ आने से पहले की थी उसके हिसाब से जगह सही में बहुत डरावनी है। कून भी वही सेम चीज एक्सप्लेन करता है जो हमें पहले की गई थी कि कैसे इसका नाम नेमंट स्टेशन है, जहाँ टॉपर काइजर, उसके नीचे 10 बॉसेस, फिर नेम लोग और फिर नो नेम लोग होते हैं। कैसे यहाँ पे पिरामिड स्लेवरी स्कीम चल रही है और जिनके पास अपना नाम नहीं है वो इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते जब तक उन्हें कोई नाम न मिल जाए। और कून एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी देता है यहाँ पर कि जो 10 बॉसेस हैं यहाँ पे उन्होंने अपने नाम 10 फैमिलीज को देकर दिए हैं और वो बेसिकली यहाँ का एक तरीके का रूलिंग क्लास है, क्योंकि वो सभी लोग केजर के बहुत ही फेथफुल सर्वेंट भी हैं। और यहाँ पे पता लगती है एक और इंटरेस्टिंग बात, जहाँ कून बताता है कि हमें सारे 10 बॉसेस के नाम को पहले चुराना होगा उन्हें हराकर, तभी हम केजर को चैलेंज कर सकते हैं। तो बैम भी इसको सुन के थोड़ा सा शॉक हो गया था और कहता है सभी के? कून कहता है बिल्कुल सही, और हमें कल से पहले उन सभी 10 बॉसेस को हराकर उनके नाम अपने पास लेने होंगे और तभी हम केजर को फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं। जब बोरो कहता है इसका मतलब हमें इस स्टेशन पर इधर से उधर भागते रहना होगा। और बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं थी, अगर कोई और भी उन 10 बॉसेस का नाम गैदर करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें इनके साथ कम्पीट भी करना पड़ेगा, जो चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है। और जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं रैबिटियर को, जो इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और कह रही थी तुम लोग आखिरकार आ ही गए। कून भी इस रैबिटियर को नोटिस कर लेता है। रैबिटियर के पास भागते हुए आती है, खुश होते हुए कहते हुए कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग बहुत ही सुरक्षित तरीके से यहाँ पहुंच गए। और वो यही पूछती है क्या तुमने रेचल को ढूंढ लिया? जिस पर कून कहता है एक तरीके से। और वो ये भी देखता है कि कैसे यहाँ पे ये लोग डायरेक्ट स्टेशन पर आ गए। और वो लाइट हाउस में ये भी नोटिस करता है कि बेटा भी उसी के अंदर है। और कुछ आवाज सुनने के बाद कून समझ पाता है कि बेटा उसको देख के खुश नहीं है बल्कि उसको मारने की धमकी दे रहा है। और यहाँ होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रैबिटियर उनको कहती है कि चलो जल्दी से मेरे पैसे लाओ और सबसे पहले मेरी उस सैलरी को दो जो तुमने इतने टाइम से अटका रखी है। जैसे उन्होंने कून कहता है हम जस्ट अभी यहाँ आए हैं और तुम्हें सबसे पहली बात पैसे की करनी थी, अगर तुम इसी तरीके से चलोगी तो तुम एक दिन गंजी हो जाओगी। रैबिटियर को सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। ट्रेन पे थे इस वजह से मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे टाइम पर। मैंने तुम्हें पहली चीज क्लियर कर दी थी कि मैं उतना ही काम करती हूँ जितने मुझे पैसे दिए जाते हैं। ये सुनकर कून भी थोड़ा सा हंस देता है और हम देखते हैं इन दोनों के पॉकेट बॉल को जहाँ पर पैसे की ट्रांजेक्शन आती है। साची ये पूछने पर उसे बताता है कि वो इन्हीं के साथ ही है और वो ये भी बताते हैं कि इनकी टीम भी यहीं पर है। कून मन में सोच रहा था कहीं यही लोग तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस अनाउंसमेंट के लिए, लेकिन इससे पहले कून कुछ पूछ पाता रैबिटियर ने खुद बताती है कि स्टेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ी षड्यंत्र चल रही है। उसके बाद हमें सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं ये सुनकर कि कैसे एंडोर्सी केसर से हार गई। रैबिटियर ने बता देती है कि बाकी टीम मेंबर्स ने भी ये बैटल अपने आंखों से नहीं देखी, इसलिए उन्हें सारी डिटेल नहीं पता। लेकिन चाहे कुछ भी हो, प्रिंसेस एंडोर्सी अपना नाम हार गई है केसर से। सुनकर कून भी काफी गहरी सोच में पड़ जाता है कि पहले तो यही काफी सरप्राइजिंग चीज है कि एंडोर्सी हार गई और उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तभी सब चीज चल रही हैं। बाकी लोग के बीच में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया था कि कैसे एंडोर्सी जहाज एक प्रिंसेस हार गई। पीछे बोरो खड़ा हुआ उनसे पूछ रहा होता है कि तुम एंडोर्सी जहाज को कैसे जानते हो, मैं उसको लेके बिल्कुल पागल हूँ। इससे पहले कौन कुछ कह पाता रैबिटियर कहती है कि ये परवर्ट कौन है, उसे धमकाते हुए कहती है कि अपने ऊपर काबू रखो मिस्टर। में ये बताया जाता है कि कैसे हारने के बाद उसने अपने बॉम्बिंग टेक्निक का यूज करके वहां से किसी तरह तो निकल गई, जिसके बारे में भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। लेकिन जैसे ये बात लोगों के बीच में आ जाएगी उसे अपने साथ उसके जितने भी प्रिविलेज है वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। जिसमें कून भी कहता है लगता है चीजें कुछ ज्यादा सीरियस हो गई हैं। वही रैबिटियर कहती है कि हम उनको वैसे भी एक फेवर ओ करते हैं, इसलिए मैंने उनकी मदद करने का डिसाइड किया था ताकि वो केसर का नाम वापस से चुरा सके। उसे साफ शब्दों में कहता है कि हालत में नहीं हो कि तुम किसी की मदद कर सको। जहाँ पे रैबिटियर कहती है कि अगर प्रिंसेस बाद में रैंकर बन जाती है तो मुझे कोई स्पेशल टाइटल दे सकती है। भी तो हंस देता है कि मुझे पता था इसमें जरूर तुम्हारा कुछ फायदा होगा। रैबिटियर अपने लाइट हाउस में से कहती है बीटा को कि जल्दी से मुझे वो चीज दो, लेकिन कूनन की बातों बीच में रोककर कहता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि केसर का नाम चाहिए। और वही जो चीज रैबिटियर ने मांगी थी हम देखते ही एक विग होता है जो कि वो वियोल को अपने सर पे पहनने के लिए कह रही थी। और हम बैम का डरा हुआ चेहरा देखते हैं जो हंसता है कि ये क्या है, जिसपे रैबिटियर कहती है बस एक छोटी सी कॉस्ट्यूम। उससे माफी मांगती है लेकिन कहती है तुम्हें थोड़े टाइम वियोल बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। पास खड़े रैक और कूर्निस को देख के पूरी तरह से शॉक हो गए थे और उनका मुंह खुला खुला रह गया था और वो काफी गुस्सा हो जाते हैं कह के क्या हमें कितनी मेहनत लगी बैम को वियोल से पोजीशन से हटाने के लिए उसे फक से बाहर ला सके और तुम वापस उसे वहीं भेजना चाह रही हो। के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। रैबिटियर अंत में किसी तरीके से पहनाई देती है और हम वियोल को देखते हैं जिसकी दोनों आंखें ढक गई थी और काफी ज्यादा चोमू लग रहा था। रैबिटियर हंसते हुए कहती है तुम सही में वियोल लग रहे हो।
फिर अपना माथा ठोकते कहते हैं नहीं नहीं तुम तो सही में वियोल ही हो। लोग को देखकर तारीफ कर रहे थे कि सही में मिस्टर स्लेयर कैंडिडेट लग रहा है। कौन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम ऐसे लड़के लग रहे हो जैसे लड़के के कपड़े पहना दिए गए हो। तब बैम भी कून के फेस एक्सप्रेशन देख के समझ गया था कि ये चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए कून रैबिटर के दोनों गान खींचते उसे कहता है कि तुम्हें हमें बताना चाहिए कि तुम्हें साइड ड्रामे क्यों कर रही हो। जिसमें रैबिटर कहती है मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इलीगल हंटिंग के बिल्कुल विरोध में हूँ, तो तुम ऐसा गलत कर रहे हो। चाहे सभी ड्रामे चल रहे थे, कुछ लोग नोटिस करते हैं कि दूर खड़े रेगुलर्स वियोल को देखकर पहचान जाते हैं और आपस में बात कर रहे थे क्या ये सच में यहाँ पे रहा है। रैबिटर इनको देखकर थोड़ा सा खुश हो गई थी और मन में सोच रही थी कि इन लोगों ने यहाँ जमा होना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि ये लोग कौन है भला। वहाँ बाकी लोग जो वहाँ जमा हो रहे थे कह रहे थे वो सही में आ गया ज्यूवल ग्रेस, वही ई रैंक रेगुलर जो कि वर्कशॉप बैटल में था। अनाउंसमेंट बिल्कुल सही थी। था कौन सोच रहा था और राय क्या ये हमारे दुश्मन है। हम देखते हैं काफी सारे नो नेम रेगुलर वहाँ सामने थे हथियार लेकर, जो कह रहे थे कि पग सही में हमें बचाने के लिए आई है। और सभी तब शौक हो जाते हैं जब ये सभी लोग एकदम से नीचे झुककर अपने घुटनों पर वियोल को लॉर्ड वियोल करके बुलाते हैं। जहाँ ये लोग उसे धन्यवाद कर रहे थे क्योंकि ये उन्हें बचाने के लिए आया एक देवता की तरह। हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक 2 दिन पहले का। नोविक कह रहा था एनेक को कि हमें समझ में आ गया कि 10 बॉसेस का नाम चुराना है और केसर का भी, लेकिन केसर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और अगर हम जल्दबाजी करेंगे और अनप्रिपेयर्ड रहेंगे तो ये ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। सिबिशु ने अपने प्लान के बारे में बताता है जिसका सबसे पहले पार्ट था फेस्टिवल, और केसर कैसे यहाँ का एब्सोल्यूट रूलर है और वही डिसाइड कर सकता है कि कौन उसकी डेजिग्नेशन के लिए उससे फाइट करेगा या नहीं, लेकिन तब तक जब तक कि फेस्टिवल नहीं आता, क्योंकि फेस्टिवल एक ऐसा मौका है जहाँ पर कोई भी काइजर को चैलेंज कर सकता है। इस फेस्टिवल के नियम बहुत ही सिंपल है। इससे पहले कि ट्रेन निकले अगली रात को, उससे पहले ही सभी 10 बॉसेस के नाम को जमा कर लो, जिसके हिसाब से तुम एक वर्दी कैंडिडेट होगे केसर को चैलेंज करने के लिए। और उसके लिए तुम्हें जाना होगा ग्रैंड गैलरी में और रिक्वेस्ट करनी होगी काजर के साथ एक फाइट सभी के सामने। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो सभी के लिए हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि एंडोर्स ने अपना नाम खो दिया है तो इसीलिए वो यहाँ पे छुपे हुए हैं और बीच बीच में जाकर 10 बॉसेस को हंट भी कर रहे हैं, चाहे वो जीते या हारे। इंपॉर्टेंट ये है कि फेस्टिवल से पहले उन्हें चीजें करनी है। और इस प्राइज में उन पे उन्होंने 5 बॉसेस को हरा दिया है, तो 5 और बॉस बचे जिनको उन्हें हराना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि बाकी बॉसेस आखिर है कहाँ पर। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। और यहाँ में एक और मिस्ट्री चीज पता लगती है कि यही रीजन था कि पिछले 1000 साल में कोई क्यों नहीं हरा पाया काइजर को, क्योंकि जब तक 10 बॉसेस अपने को छुपा लेते हैं और उनमें से एक का भी नाम अगर बच जाता है जीतने के लिए, तो कोई भी काइजर को चैलेंज ही नहीं कर सकता। यहाँ नोवी को भी सारी बातें समझ में आ जाती है कि यही रीजन था काइजर ने प्रिंसेस को पहले ही चैलेंज किया सामने से, क्योंकि प्रिंसेस के पास कोई मौका ही नहीं था फेस्टिवल में से चैलेंज करने का। विशु कहता है कि बिल्कुल सही कहा, और हमें अगर पता होता कि फेस्टिवल कितना रिडिकुलस रूल है तो हम भी गिव अप कर देते पहले ही। लेकिन अब क्योंकि एंडोर्सी का रियल नेम उसके पास है और यहाँ खतरा बढ़ चुका है, तो उनके सब कोई और चारा ही नहीं फेस्टिवल में जाने का। और यहाँ शुरू होता है प्लान का दूसरा पार्ट। जैसे विशु कहता है हमारा प्लान सिंपल है, हम उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो है वैल्यूएबल नेम। जैसे कि तुमने किया था, तुम्हारे नाम कैसे हैसी बाहर आया, और वैसे ही अब जो लोग आएंगे उनके नाम को यूज करके हम बाकी 10 बॉसेस को बाहर निकालेंगे। और ये एक रीजन था कि हम ट्रेन के आने का भी वेट कर रहे थे अपने सारे मूव को चलने से पहले। और इस समय ट्रेन पर एक बहुत ही इनक्रेडिबल नेम है जो बहुत ही स्पेशल है किसी भी ज्यादा रेगुलर से। नोविक भी कहता है क्या तुम उसी की बात कर रहे हो, इसके मैं सोच रहा था। जासी विश्व कहता है बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं ज्यूवल ग्रेस की। और इसका नाम सुनते ही बाकी बॉसेस और काइजर भी खुद बाहर आएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये स्काउट था और जासूसी करके इन्होंने पहले पता लगा लिया था कि यहाँ पे अनाउंसमेंट कहाँ से होती है और यहाँ का ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कैसा है। और इनकी खुफिया इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जितने भी लोग के पॉकेट होते हैं उसी के हिसाब से रजिस्टर्ड नाम स्टूडियो में भेजे जाते हैं अनाउंसमेंट के लिए, और वो अपनी मर्जी से अनाउंसमेंट करते हैं जैसा भी यहाँ का माहौल होता है। और जब बैम यहाँ आएगा तो हमारा प्लान ये रहेगा कि हम मेक श्योर करें कि वो लोग अनाउंस करें ज्यूवल ग्रेस। डैन कहता है कि ये सब तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये प्लान थोड़ा सा कमजोर लगता है 10 बॉसेस को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बाहर आए ना ये नाम सुन के, क्योंकि काफी ज्यादा डरावना भी हो सकता है और हो सकता है कि वो फक से सीधे टक्कर लेने में डर जाएं। शिविसु अपने प्लान की मास्टर क्लास चीज बताता है कि ये केस बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वियोल के नाम से सिर्फ एक इफेक्ट नहीं होगा, इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी एक जाल है जो यहाँ पर दूसरे सर्वेंट की तरह रह रहे हैं। यहाँ का जो सरकारी सिस्टम है वो एक पिरामिड गुलामी के तरीके से है,
जो पिरामिड स्ट्रक्चर में एक दूसरे को गुलाम बना के रखकर अपने ऑर्डर्स पूरे करवाए जाते हैं। ये सारा सिस्टम सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है जो पावरफुल इनफ हो इस सिस्टम को बाहर से तोड़ने के लिए। और ये लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए फंसे हैं क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है किसी और के नाम को चुराने का या किसी का नौकर बने रहने का। इसीलिए इनको बार बार ऐसे करके यूज किया जाता है सिस्टम के थ्रू। लेकिन क्या हो वो हेल्पलेसनेस ही खत्म कर दी जाए, एक क्रांति की जाए स्टेशन के खिलाफ और कोई बाहर का बंदा यहाँ पर आकर जो कि ना 10 फैमिली से बिलोंग करता हो ना ही जहाज से, वो इस पावर को चैलेंज करे और उन्हें एक होप दे कि स्टेशन को खत्म किया जा सकता है और उन्हें आज़ादी मिल सकती है। और ये सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जिसका नाम है ज्यूल ग्रेस। और ये इस प्लान की खूबसूरती भी है, वो उन्हें उसके नाम से उन्हें ललचा कर सिर्फ बाहर नहीं निकालना चाहते बल्कि इस गांव के जितने उनके नौकर हैं वो उसका साथ छोड़कर कहीं व्योल की साइड ना आ जाए, जिसकी वजह से पूरी स्टेशन की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाएगा। ये चीज उन्हें अंदर से हिलाकर रख देगी और उन्हें मजबूर कर देगी कुछ एक्शन लेने के लिए। तो प्रेजेंट में अभी भी अनाउंसमेंट में हम देखते हैं कि कैसे वहां पे अनाउंस करने वाले के गले पे अभी भी हैनेक का वेपन हुक था, जो अनाउंसमेंट कर रहा था कि नो नेम एरिया के जितने रेगुलर हैं वो सभी ज्यूल ग्रेस के पास जो कि फक से आया उनके लिए उसकी क्रांति का पार्ट बन सकते हैं। और बात ही उतनी नहीं थी, वो काइजर और सभी 10 बॉसेस से लड़ेगा, उन सभी को खदेड़ के रख दिया इस जगह से और इन सभी को आजाद करेगा स्टेशन से। अनाउंसमेंट की वजह से ही ये इम्पैक्ट पड़ा था कि सभी रेगुलर गेट खोलकर बाहर आ गए थे और सभी जा रहे थे उस जगह पर जहाँ वियोल आया था, क्योंकि वियोल एक स्लेयर कैंडिडेट था इनकी नजरों में। और कई सदियों के बाद इन लोगों को भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई थी कि अपना नाम वापस से गेन कर सकते हैं बिना किसी के नौकर बने। भाई सिबिशु का यही प्लान था कि अगर सारे नो नेम या जो लोग को नौकर बना के एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अगर वही लोग एकदम से वियोल के साइड हो जाएंगे तो इस जगह का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। और जब उन्हें सर्व करने के लिए कोई नहीं बचेगा तो 10 बॉसेस के पोजीशन का क्या करेंगे। और इसीलिए कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही है और वो एक्शन सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, अपने अड्डे से बाहर निकलना और वियोल को हराना। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं सभी नो नेम रेगुलर को बैम के सामने घुटने टेकते हुए, जो बार बार वियोल को लॉर्ड वियोल का एक बुला रहे थे और उससे सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि वो केसर का खात्मा करे और उन्हें आजाद कर दे उनके नाम लौटाकर। इस भीड़ में फक के लिए भी काफी नाइट लगाए जा रहे थे। बैम ये सब चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, जहाँ पे कौन इन चीजों को फिगर आउट कर लेता है, समझ जाता है सिबिशु का प्लान है। वहीं दूसरी तरफ केसर की तरफ भी बात पहुंच जाती है, जहाँ उसकी लॉयल सर्वेंट उसे आके बताती है कि कैसे अफवाहों के हिसाब से माने तो स्टेशन पर खुद फक्सलेयर कैंडिडेट वियोल आया है जो यहाँ की सरकारों को खत्म करना चाहता है। जिसे सुनकर वही दोनों मिस्टेक्स लड़कियां जिन्हें हम लास्ट पहल में देखा था उनमें से कहती है कि नो नेम को अपनी तरफ कर लेना ये तो बहुत अच्छी चीज है। इस बार केसर को एक टक्कर का अपोनेंट मिला है। जहाँ दूसरी लड़की कहती है कि वियोल सही में स्मार्ट है, उसने अपने एनिमी को वहां से डिफीट किया जहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर था। केसर चुपचाप इन सारी बातों को सुन रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि फक्सलेयर कैंडिडेट भला यहाँ पे क्यों आएगा उन्हें सपोर्ट करने, इन सब के पीछे पर्पस क्या है। उसकी गट फीलिंग ये कह रही थी कि सब चीजें फैब्रिकेटेड है और कोई इन सभी चीजों को कर रहा है। लेकिन केस चाहे कुछ भी हो, केसर ये आदेश देता है कि जितने भी बॉसेस बचे हुए हैं उन सभी को कांटेक्ट करो। और उसका आदेश ये था कि बिल्कुल भी एनिमी के जाल में मत फंसना और जहाँ भी छुपे हुए हो वहीं छुपे रहो जब तक फेस्टिवल खत्म ना हो जाए। और चाहे कुछ हो जाए ज्यूल ग्रेस के ऊपर एक हाथ भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि उससे मैं खुद डील करने वाला हूँ। इसके ठीक बाद सभी 10 बॉसेस के पास ये न्यूज पहुंच जाती है, जहाँ हम सबसे पहले देखते हैं यूकान को, जिसको द टॉक्सिक वेस्ट ह्यूमन भी कहा जाता है। और वो कहता है कि केसर मुझे छुपा रहना चाहता है। जहाँ हम दूसरे 10 बॉस को भी देख पाते हैं जिसका नाम था लुल्लू, जो कि एक अंडर वाटर डान क्लैन का था। इस न्यूज को सुनकर कहता है मैं तो वैसे भी चल नहीं सकता, मैं बहुत लंबे टाइम से इस गटर के अंदर छुपा हुआ हूँ। जहाँ एक और 10 बॉस था जिसका नाम था वेरियल वानी द की मैन। फाइनली देखते हैं हम सबसे इंटरेस्टिंग 10 बॉस को, जो दिखने में बिल्कुल हाकिम जैसा लग रहा था। और वो सीधे ही उस इन्फॉर्मेशन बचाने वाले को कह देता है कि मेरी माफी है केसर से, लेकिन मेरी बॉडी एक फाइट के लिए खुजली कर रही है और मैं उनके इस आदेश को नहीं मान सकता। और इसका नाम था द जीनियस सोर्ट्समैन एरी इनीता। और इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ टॉर गॉड की एक्सपेरिमेंट को यहीं पे खत्म करते हैं। जहाँ इस वीडियो में हमें सिबिशु के दांसू प्लान के बारे में पता लगा, वहीं दूसरी तरफ में काइजर के सारे मूव्स के बारे में पता लग गया कि कैसे 10 बॉसेस को उसने छुपने के लिए कहा है। हमने बाकी 10 बॉसेस को भी जहाँ देखा वहीं पे काफी इंटरेस्टिंग 10 बॉस में से एरी इनीता भी है, जो कि पक्का एरी फैमिली से बिलोंग करता है हाकिम की तरह। जैसा कि इसका एटीट्यूड है और उसने आदेश बना कर दिया है, वियोल को अब इससे भी टक्कर लेनी ही पड़ेगी। और इनकी फाइट का क्या कंक्लूजन निकलेगा और एंडोर्सी और सिबिशु के प्लान क्या रंग लाएंगे, क्या एंडोर्सी को उसका नाम वापस मिलेगा या नहीं, और कौन और बैम क्या केसर का नाम चुरा पाएंगे और फ्लोरो डेथ पर जा पाएंगे या नहीं, चीज जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।
तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे लाल बटन को दबाकर। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको और कौन सी के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।